अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी आज की सभा के मुख्य अतिथि और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एस.आर. रेड्डी साहब से कि इस मौके पे हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप अपने विचार व्यक्त करें। श्री रेड्डी साहब। ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, बाबा श्री रेड्डी साहब, इस मंच पर विराजमान सेंट्रल रेलवे के अध्यक्ष श्री बिस्सा, CRMS के शोलापुर डिवीजन के नेता श्री विश्वनाथ जी, ऑल इंडिया SC एसोसिएशन के नेता श्री हाकिम साहब, चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन के श्री हाकिम साहब और भी यूनियन के जो पदाधिकारी में आए हुए हैं, प्रिंट मीडिया के साथी और पूरे सेंट्रल रेलवे से आए हुए जोनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और यहाँ के स्थानीय आरपीएफ के सदस्यगण, साथियों, ये शायद चौथी बार मेरा आना हो रहा है 1-2 साल में। 2012 में हमने यहाँ एक AGM किया था, पहला, बहुत दिनों बाद, 6 साल के बाद, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी। 6 साल तक हमारी एसोसिएशन की एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी। उसके बाद यहीं से पहली AGM हमने 2012 में की। उसके बाद लगातार शोलापुर डिवीजन की जो बॉडी है वो अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने काफ़ी वेलफेयर के काम किए। यहाँ 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप रखा और इतनी छोटी सी जगह में करीब 200-250 खून की बॉटल जो है वो जमा की स्टाफ से, और वह यहाँ की जो लोकल रक्त पेटी संगठन है उनके पास उसको हैंडओवर किया। उसके बाद शायद आइस का डोनेशन कैंप भी यहाँ पर किया था और बाकी हर पोस्ट पर जाकर ये लोग मीटिंग करते हैं, वहाँ की समस्याओं को के बारे में पूछताछ करते हैं, उन समस्याओं को लाकर जोन तक देते हैं, ऑल इंडिया तक भी पहुँचाया है। और इसी में जो एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक समस्या काफ़ी सालों से है वो है पानी की। ये दो बिल्डिंग्स है, ये आरपीएफ की एक्सक्लूसिव बिल्डिंग है और ये बैरक, यहाँ पानी ठीक से आ नहीं रहा, काफ़ी परेशानी है। इसके पहले भी जो यहाँ की बॉडी थी उसने भी बहुत बार लिखा, इंडिविजुअली भी बहुत बार बोला गया। मिश्रा जी और इनकी जब जो मेंबर की जो कमेटी है जब आई यहाँ पर ऑफिस बेरर, उन्होंने भी इसको काफ़ी बार रेल प्रशासन को, आरपीएफ के प्रशासन, आरपीएफ के अधिकारी को भी कहा, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है और ऐसी कौन सी बात है कि क्यों इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है एक बार मिश्रा जी ने यहाँ पर यहाँ के लोकल मेयर को बुलाया था और उस समय उस लोकल मेयर ने कुछ कितना लाख रुपए, 10 लाख, 8 लाख कुछ रुपए देने की भी घोषणा कर दी थी हम लोगों के सामने ऐसी मीटिंग में। और फिर ये कहा था कि एनओसी जो है वो रेलवे प्रशासन दे। अब एनओसी देने में रेलवे प्रशासन को क्या प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये तो पानी की जो समस्या है ये बेसिक समस्या है, ये बहुत जरूरी है। जब आप हमारे स्टाफ से 12 घंटा ड्यूटी लेते हैं, हमारे स्टाफ 12 घंटा ड्यूटी के बाद भी कुछ नहीं कहता है। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आरपीएफ का स्टाफ इतना अच्छा है कि अधिकारी उनसे 12-14 घंटा ड्यूटी लेने के बाद भी वो उफ तक नहीं करता है। जब वो अपने घर में आता है, अपने बीवी बच्चों के साथ आता है, तो उसको एक बेसिक जो पानी चाहिए वो तो मिलना चाहिए।
जब वो स्वस्थ रहेगा, उसके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उसका परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी तो वो दूसरे पैसेंजर की सुरक्षा कर सकता है। जब वो खुद ही स्वस्थ नहीं है और आप कहते हैं जवान है, उसको लड़ना है क्रिमिनल लोगों से, उसको लड़ना है एंटी सोशल एलिमेंट से, जब उसको लड़ना है उसके लिए उसको तो अपनी स्वास्थ्य को बराबर रखना चाहिए। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो लड़ नहीं पाएगा। अगर उसके परिवार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका आधा ध्यान अपने परिवार की तरफ लगा रहेगा, अपने बच्चों की तरफ लगा रहेगा कि किस तरह से मैं ड्यूटी पर तो आ गया हूं पर मेरा बच्चा बीमार है, मेरे परिवार के लोग बीमार है, तो किस तरह से कर सकता। तो इस बेसिक समस्या को कहां पर किस तरह की गड़बड़ी है हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब जब यहाँ 2 दिन की गोष्ठी है, इसमें हम इस बात को समझेंगे, क्योंकि मैं ऑल इंडिया से हूँ, एपेक्स बॉडी में हूँ, तो वहां पर दूसरे भी फेडरेशन से जाकर, जैसे ARF है, NFIR है, प्रमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन है, फ्रोआ है, क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उनसे भी जाकर बात की जाएगी। और अगर ये समस्या यहाँ तक जोन में, डिवीजन में तो सुलझ नहीं रही है, जोन में बताया गया तो उसके लिए कुछ और कार्रवाई हो गई। अगर यहाँ पर नहीं सुलझ रही है तो रेलवे बोर्ड लेकर जाना पड़ेगा, रेलवे बोर्ड में ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है साथी। और इसके साथ मैं बोलना चाहता था, हमारे यहाँ पर DSC महोदय आए थे, बहुत ही पॉजिटिव नेचर के हैं, ये बंबई में भी थे और ये लोकल है, यही पहले मुंबई पुलिस में ये PSI थे और फिर उन्होंने एग्जाम देकर डायरेक्ट ऑफिसर RPF में आए हैं और उसके बाद UPSC का और एग्जाम देकर वो IAS है, IPS भी बनना चाहते थे, वो भी किया है। बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर है, अच्छा उनका अप्रोच है। और जिस तरह से हमारे मिश्रा जी ने कहा कि आज 8-9 महीने से एक भी चार्जशीट नहीं दिया है, बहुत अच्छे ऑफिसर है। जब ये ऐसे अच्छा अधिकारी है तो ये समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। और ये क्यों नहीं हुआ मैं बताना चाहता हूं। जो हमारे लोगों से मुझे पता चला, वो सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन। जब अधिकारी और आपकी संगठन का कम्युनिकेशन बराबर रहेगा, क्योंकि आप देख लीजिए RPF एसोसिएशन जब कभी भी यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है, यहाँ पर 2 बार हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी आए हुए हैं, उस समय भी मीटिंगों में सबसे पहला आह्वान इसी एसोसिएशन ने दिया है कि हम RPF के लोग वो सबसे पहली चीज अपनी समस्याओं के बारे में सरकार के पास नहीं जाते हैं, प्रशासन के पास नहीं जाते हैं। हम अपने लोगों से कहते हैं पहले आप रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए, उनकी यात्रा को सुनिश्चित करिए, तभी जाकर आप दूसरे चीजों के बारे में, अपनी डिमांड के बारे में बोलिए। जब हम रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहते हैं तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है। तो यहाँ पर बड़ी समस्या है। यानी ASC महोदय आ गए, उनसे मेरी बात हुई थी, जो ये प्रॉब्लम चल रही है, जो यहाँ पर विश्वनाथ जी ने भी कहा, उसके बाद PK सिंह ने भी कहा, तो ये जो समस्या चल रही थी यहाँ पर कि इलीगल स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्कूटर या मोटरसाइकिल रखने का जो जगह बना लिया उसको तोड़ दिया गया, उसको कहा गया कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं हमारे लोगों से इलीगल स्ट्रक्चर है तो हम इतने खुद समझदार हैं कि हम खुद उसको निकाल देते, हम कहते ठीक है हम इसको उखाड़ देते। पर ऐसे समय में ये कार्य था, उस समय पर जो RPF का अधिकारी यहाँ पर मौजूद था उसका था, और वो थे यहाँ के सहायक सुरक्षा आयुक्त। मैंने उनसे बात किया पर्सनली कि आप क्यों इस बात को नहीं रोक पाए। आप इस एसोसिएशन से जुड़े हुए भी थे, जब आप इंस्पेक्टर थे, हमें मालूम है आपने कितनी चीजों को झेला है। आपका ACR खराब कर दिया गया था, आपको बराबर प्रमोशन नहीं दिया गया था, आप इसी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे, आप इसी एसोसिएशन में आकर बात करते थे, और बाहर भी आप चले गए थे। यहाँ से ट्रांसफर जब आपको बाहर बिहार में पोस्टिंग कर दी गई थी, तब आप एसोसिएशन को कहते थे हमें सेंट्रल रेलवे लेकर आ जाइए, तो हमने आपको सेंट्रल रेलवे लेकर आ गया, और आप अपने ही लोगों के साथ इस तरह से कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, गलत बात है, नहीं करना चाहिए मुझे। अरे अगर ऐसी बात थी, वो कह सकते थे कि वो जिसके घर में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बीवी बच्चे हैं, थोड़े दिन में 2-4 दिन में वो आ जाएगा। उसके बाद भाई क्या फर्क पड़ रहा था जब सालों से वो वहां पर था। मुझे लगता है 8-10 साल से वो स्ट्रक्चर था, 15 साल से वो स्ट्रक्चर था, तब कुछ नहीं हुआ। 4 दिन में कुछ प्रॉब्लम हो जाने वाली थी इस तरह की कि बहुत भौचाल आ जाने वाला था। नहीं कोई टेररिस्ट आकर लूट लेता, कोई क्रिमिनल आकर कुछ कर लेता, या ऐसा है कि आपको चार्जशीट दे दी जाती या आपका ट्रांसफर कर दिया जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी। उस
परिस्थिति को हैंडल आप बराबर कर सकते थे। वो एएससी महोदय उस परिस्थिति को हैंडल कर सकते थे, पर उसको एएससी महोदय ने नहीं किया। और एक मैं बात बताना चाहता हूं, ऐसे अच्छे अधिकारी आए थे यहाँ पर, डी विकास साहब जो डीएससी है, उनके पास शायद ये बात नहीं पहुंची। अगर उनके पास बात पहुंचती तो ये मसला इतना ऊपर तक जाता नहीं। तो साथियों, हमारा एसोसिएशन का हर समय ये रहा है कि जब हम डिसिप्लिन फोर्स के मेंबर है, जब हम आरपीएफ के एक फोर्स के मेंबर है, तो हम डिसिप्लिन वे में काम करें, हम अनुशासन में रहकर सब काम करें। और अनुशासन में रहकर काम किया है यहाँ के संगठन ने। पहले उन्होंने डीआरएम को 20-25 लेटर दिया, कितने 20-25 लेटर दिया है उसने, डीआरएम को 20-25 लेटर दिए हैं। उसके बाद अपने अधिकारियों से कहा है, और जब नहीं हुआ, यहीं पर डीआरएम से एक बड़ा अधिकारी जीएम जब आता है इंस्पेक्शन में, तो इंस्पेक्शन क्यों होता है साथियों? क्यों आते हैं अधिकारी लोग? वो यही देखने आते हैं कि यहाँ पर जो भी कार्य है रेलवे का वो सुचारू रूप से चल रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहे, चाहे वो लोगों की वेलफेयर का काम रहे। ये सब देखने के लिए जोन से जीएम यहाँ आते हैं। जब जीएम आए, उनके सामने जो सही समस्या थी, जो यहाँ की बेसिक समस्या थी पानी की, लोगों ने उठाई, बात की। और कौन सा गलत किया? कोई नारेबाजी नहीं दी, कोई धरना नहीं दिया, किसी के बारे में गलत नहीं कहा, मुर्दाबाद जिंदाबाद ये कुछ नहीं कहा उन्होंने। सिर्फ जाकर कहा ये समस्या इतने सालों से पड़ी हुई है। और डीएम साहब ने बहुत सही कहा, डीआरएम साहब को बुलाया, सीनियर डीएम को कहा कि आप इन समस्याओं का समाधान करिए। तो साथियों, हम सब मिलकर, जैसा कि विश्वनाथ जी ने कहा, हकीम साहब ने कहा कि हम सब रेल कर्मचारी एक है, और आरपीएफ भी रेल का एक अभिन्न अंग है। हम लोग रेल से जुड़े हुए हैं। रेल के यात्रियों की, रेल के कर्मचारियों की सुरक्षा हम लोग करते हैं। तो ये भी कर्तव्य हो जाता है कि रेल के अधिकारी हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी जो बेसिक समस्या है उनके बारे में भी वो ध्यान दे। ये नहीं है कि आरपीएफ अलग है, हम अलग है, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके शोलापुर में है। हम चाहते हैं डीएससी महोदय अच्छे हैं, डीआरएम महोदय को भी शायद थोड़ा सा गलत फहमी कुछ हुई होगी, हम उनको भी नहीं दोष देना चाहते हैं, उनको भी किसी ने कुछ तरह से भड़काया होगा। हम चाहते हैं हमारी संगठन और भी बाकी दूसरी संगठन ये मिलजुल कर डीआरएम साहब के पास जाए, डीएससी साहब को ले, और ये जो एक बहुत गंभीर समस्या है आरपीएफ कॉलोनी की, आरपीएफ के इन 2 बिल्डिंग और ये बैरक की, इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किए। अगर यहाँ पर समाधान नहीं होगा तो इसको हम ऊपर तक लेकर जाएंगे साथियों। मैं आपको इसका इसी के साथ में साथियों, ये जेडीसी मीटिंग हो रही है, डीआर के बारे में कुछ चर्चा हुई। हमने बार बार कहा है, हमारा सेक्शन जो आरपीएफ एक्ट का सेक्शन 9 कहता है कि हम हर पर्पस के लिए रेलवे एम्प्लॉय है, रेल कर्मचारी है। जब हम रेल कर्मचारी है साथियों, तो हमारे लिए और दूसरों के लिए अलग अलग डीआर का एक्शन क्यों होना चाहिए, क्यों रूल अलग होना चाहिए? उनके लिए एक रूल अलग है, रेल कर्मचारियों के लिए हमारे लिए रूल अलग। उसी में हमारे भी जो गेजेटेड ऑफिसर है, जो एएससी और उसके ऊपर आईपी डीजी तक अधिकारी है, उनके लिए रेल का जो नियम है वो चलता है। और हमारे लिए आरपीएफ रूल जो कि ड्रैकोनियन है, काला कानून है साथियों, काला कानून। अभी डीएससी महोदय यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं उनसे बोलना चाहता था कि आप जो भी चार्ज बनाते हैं, पहली बात तो आप चार्ज ही गलत बनाते हैं। जो आपका वहां पर जो बैठा हुआ है आपका, उसको आप सिखाते नहीं है कि चार्ज सही में इसने गलती किया, लापरवाही किया है, अनुशासन की लापरवाही किया है, कौन सी किस तरह की अनुशासन की लापरवाही किया है। जो आप रूल कोड कर रहे हैं उसमें, वो रूल उसमें बराबर बैठता है या नहीं बैठता है, वो कुछ नहीं है साथियों। सिर्फ आया, कहा था, बोले साहब मैं तो पेशाब करने का था, अच्छा तू तो अपनी ड्यूटी छोड़ कर गया था, लापरवाही किया है, चार्जशीट दे दो, ले 158 की चार्जशीट दे दिया। क्या हुआ था? बोले साहब कुछ नहीं, मैंने मेरे पूरे पिताजी हैं, मैंने एक छोटी सेकेंड हैंड कार खरीद लिया। अच्छा तुमने इन्फॉर्म नहीं किया रेलवे को, ठीक है 153 की चार्जशीट दे दो, रिमूव फ्रॉम सर्विस। अरे साथियों, कोई तो कुछ तो होगा, ये देश में कानून है,
ये केस देश में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बार बार ऐसे नतीजे आए हुए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये अधिकारी अपने पावर की घमंड में इस तरह से, यही नहीं कि तो यहाँ के डीएससी अच्छे हैं, पर हम जानते हैं बॉम्बे का जो सीनियर डीएससी है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। जो बॉम्बे का सीनियर डीएससी 500 चार्जशीट दे चुका है, मुझे लगता है 700-800 हो गई होगी 2 साल में। बताइए, ये उसकी काबिलियत है, 500-700 चार्जशीट देना उसकी काबिलियत है उस अधिकारी की। तो जो अधिकारी चार्जशीट ज्यादा देता है तो इसका मतलब है वो अपने पावर के नशे में, घमंड में चूर है। वो ये बताना चाहता है, ठीक है मेरे पास पावर है, तुम्हारे पास क्या है, तुम दबे हुए हो, कुचले हुए हो, नीचे के स्टाफ हो, मैं तुमको कभी भी दबा सकता हूं मेरे पावर के रहते हुए। इस तरह से वो आपको बताना चाहता है। और यहां से अंग्रेज तो चले गए, बोलता है नहीं अब गुलामी मैं आपसे करवाऊंगा, इस तरह से वो करना चाहता है। एक बेचारा कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, मैं तो बोलता हूं इंस्पेक्टर भी, अगर आपने उसको गलत चार्जशीट में उसको रिमूव कर दिया, उसके पास बेचारे के पास कोई चारा नहीं है, अपील में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो पाता है, रिवीजन में कुछ नहीं हो पाता है, उसको दरवाजा खटखटाना पड़ता है न्यायालय का। और आज आप जानते हैं, मैं जानता हूं, आप सब लोग जानते हैं, न्यायालय में जाना कितना कठिन है, कितना पैसे देना पड़ता है वकीलों को, लाखों रुपए हमको देना पड़ेगा। कहां से लाएगा वो आदमी, कहां से लाएगा वो मेरा कांस्टेबल, कहां से लाएगा वो हेड कांस्टेबल? इतना इजी है। और अधिकारी समझता है अरे ठीक है नौकरी से निकाल दिया, आने दो कोर्ट से आएगा तो देखा जाएगा। अरे कोर्ट में जाने के लिए उसके पास पैसा तो चाहिए साथी, कहां है बेचारे के पास? खाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को बराबर पालने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है। और उसके बाद वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहेगा। आप गलत चार्ज में उसको रिमूव कर दो, डिसमिस कर दो। जब वो डिसमिस आप रिमूव करेंगे उसको लगेगा मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो न्याय मांग के कहां जाएगा? पहले आपके पास आता है पर आप उसको न्याय नहीं देते। बेचारा न्यायालय में जाता है, अपने घर के बर्तन, अपने घर के जेवर सब गिरवी रखकर, उनको बेचकर न्यायालय में जाता है। न्यायालय से जब आता है तो उसके बाद भी फिर और कहीं लगा देते, नहीं इस पीरियड का आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस पीरियड में ऐसा, फिर न्यायालय में जाएगा वो, क्योंकि न्यायालय तो एक ही चीज कहता है, भाई हाँ ये चाहिए जो आपके ऊपर लगा था ये गलत लगा हुआ था, इसलिए उनके ऑर्डर को हम क्वैश करते हैं। पर उस इंटरमीडिएट पीरियड का पैसा कहां से आएगा? जो आपने जो आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल जो आप रिमूव रहे, डिसमिस रहे, सस्पेंड रहे, उसका पैसा तो मिलना है, उसके लिए फिर न्यायालय में जाओ। तो आपको किस लिए रखा हुआ है? आप अधिकारियों को किस लिए रखा हुआ? तो डीआर में मेरा ये कहना है, मेरा पूरे प्रशासन से मानना है, हम जब कभी भी जाते हैं, शायद ये जो ट्रेड यूनियन के, डेलीगेटेड यूनियन के लीडर है ये भी इस चीज को जानते होंगे, जब कभी हम जाते हैं तो अधिकारी ये कहता है कि नहीं हम डीआर डिस्कस नहीं करेंगे आपसे, ये डीआर डिस्कस नहीं होगा। क्यों? जब आप अगर डीआर बराबर कर दोगे, हमारा कहना है अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर सही तरीके से हो, आपका जो अधिकारी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो अपनी बुद्धि से काम ले। और कहते हैं, ये लिखा हुआ है हर जगह पर कि वो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो बुद्धि से काम नहीं लेता है, जब वो देखता है कि चार्ज छोटा है, उस पर छोटी सी एक वार्निंग देकर हमारा काम हो सकता है, कुछ नहीं है तो उसको काउंसलिंग करवा के हमारा काम हो सकता है, तो उसको काउंसलिंग करवा लीजिए। ये है प्रोविजन, ये पावर में प्रोविजन है, ये आपके रूल में प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कुछ भी छोटी मोटी चीज में लापरवाही में आता है, उसको बुलाइए अपने पास, उसको काउंसलिंग करिए, उसको बताइए ये आप गलती कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप गलती करेंगे तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरे बार अगर आता है तो उसको एक छोटी मोटी एक वार्निंग, एक माइनर पनिशमेंट दीजिए, उसके बाद भी नहीं मानता है तब आप मेजर पनिशमेंट दीजिए। यहां तो पता चलता है मेजर पनिशमेंट आपने दी। ये बहुत ही गंभीर बात है। आरपीएफ में शायद आप ट्रेड यूनियन के जो हमारे लीडर बैठे हुए इस चीज को नहीं जानते होंगे, पर आरपीएफ में इस तरह की बहुत सारी घटना है, इतने ज्यादा हमारे स्टाफ डीआर से परेशान है। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेचारा हमारा स्टाफ इतना सीधा है आरपीएफ का कि जब उसको चार्जशीट मिल जाती है वो जाता है अधिकारी के पास, सर छोटी सी मेरी गलती हो गई, ठीक है एक छोटी मोटी मेरी सजा दे दीजिए, सब 6 महीने का मेरा इंक्रीमेंट रोक दीजिए, बस बहुत हो जाएगा। ये तक कहता है, लड़ता भी नहीं है वो। तो मैं तो बोलना चाहता हूं, वो तो इस तरह से जाकर बात करता है, फिर भी अधिकारी नहीं मानता है। अधिकारी कहता है नहीं ये तो कम है, मैं और ज्यादा दूंगा तुमको, इस तरह से करता है। तो हमारा ये कहने का मतलब है
कि ये जो जांच की प्रक्रिया है जिस तरह का है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से दबाव आना सभी तरफ से जरूरी है। इसको ऑल इंडिया पर हम उठाए कि चाहे वो रेलवे कर्मचारी हो, चाहे वो आरपीएफ कर्मचारी हो, डीआर में सबसे पहली चीज है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसको एक बुद्धिमत्ता से काम करना है। दूसरा, जब इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी ऑफिसर को जब इंक्वायरी के समय पूरी तरह से नेचुरल जस्टिस उसको देनी जरूरी है। और ये इस देश के लिए बार बार इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा पहलू जो आया हुआ है, इस हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो आया है, किसी भी आदमी को आप जब उसको दोषी ठहराते हैं तो उसको उसका जवाब बहुत जरूरी है। उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसने क्या कहना है, वो क्या कहना चाहता है, वो कौन सा विटनेस लाना चाहता है, वो कौन सी बातें आपके सामने रखना चाहता है, इसको उसको आप पूरा मौका दीजिए। क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हिंदी में? नैसर्गिक न्याय। ये नैसर्गिक न्याय बहुत जरूरी है साथियों, ये तो दिया नहीं जाता है हमारे यहाँ पर। आप चाहते हैं, बोलते हैं कि एक हमको आरपीएफ में तो ये विडंबना है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कोई डिफेंस काउंसिल नहीं रख सकता है। एक फ्रेंड रहेगा, फ्रेंड भी कौन रहेगा भाई? कोई एक आदमी, एक कोई भी फ्रेंड रहेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो पूछताछ भी नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो फ्रेंड रहेगा और वहां पर उसके कान में राय देते रहेगा, हाँ ये बोल दो, वो कह दो, वो बाकी डिफेंस विटनेस नहीं रहेगा। और इंस्पेक्टर का तो और बुरा हाल है, इंस्पेक्टर को अगर चार्जशीट दे दी, क्योंकि इंस्पेक्टर इस पूरे आरपीएफ की एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत कड़ी है, एक रीढ़ की हड्डी है इस आरपीएफ डिपार्टमेंट की, और उसको सबसे पहले प्रताड़ित किया जाता है। उनको मालूम है नीचे वालों को दबाने के लिए हम अगर इंस्पेक्टर को अपने अंडर में रख ले, उनको अपना गुलाम बनाकर रख ले, तो नीचे वाला बराबर टाइट रहेगा। इस तरह से अधिकारियों को मालूम है, तो इंस्पेक्टरों के लिए तो और परेशानी की बात है। अगर उसको मेजर पनिशमेंट की, मेजर पेनल्टी की चार्जशीट मिल गई तो उसके लिए वो फ्रेंड भी नहीं रख सकता। फ्रेंड रखना किसको पड़ेगा? सब इंस्पेक्टर को। वो इंस्पेक्टर को भी फ्रेंड नहीं रख सकता है, वो एक सब इंस्पेक्टर को फ्रेंड रख सकता है। बताइए, इस तरह का ये काला कानून ये बंद होना चाहिए। हम ऑल इंडिया बॉडी पर भी इस चीज को बात कर रहे हैं कि 153 जो आरपीएफ रूल में जो है ये बंद करके हमें भी जो रेलवे की जो डिपार्टमेंटल एक्शन है, जो हमारे उच्च अधिकारियों पर, गजेटेड ऑफिसर पर लागू है, वही आरपीएफ के कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक भी लागू होना जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों। और भी चर्चाओं का विषय है कि पावर देने की बात होती है। ये जो नए हमारे रेल मंत्री आए हैं, उनका बड़ा सकारात्मक व्यू है, बड़ा पॉजिटिव व्यू है कि आरपीएफ को पावर पूरे देना चाहिए, और बिल्कुल सही है साथी। अभी आपने देखा यहाँ पर 3-4 लोगों को हम लोगों ने स्वागत किया अच्छा कार्य करते हुए। ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में आरपीएफ के लोगों ने काफी अच्छा कार्य किया है, और इसमें बहुत सारी वो है प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं फेडरल टाइप की गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टेट जो है उनके पावर अलग है, सेंट्रल के पावर अलग है। पर सेंट्रल जो है वो रेलवे चलाती है। जब रेलवे वो चलाती है तो रेलवे में जो चलने वाले यात्री है, उनके जान माल, उनकी जो भी हानि होती है उसकी भरपाई करने का पूरा दायित्व किसके पास है? रेलवे के पास। जब रेलवे के पास उनकी भरपाई करने का पूरा दायित्व है, तो रेलवे क्यों नहीं पावर ले रही है? क्यों स्टेट के पास इस तरह के पावर है? स्टेट के पास पावर लेकर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, पर जवाब उत्तरदायित्व है उनका, पर वो जवाबदेह नहीं है। उत्तरदायित्व है उनका कि हाँ उनको रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा करना है, रेलवे में जो भी चोरी हो गई उनके जान की, उनके माल की और उनके खुद के जान का जो खतरा हो गया उसकी सुरक्षा करने का दायित्व तो है, पर उनकी जवाबदेही फिक्स नहीं है। तो एक आरपीएफ ही ऐसी है क्योंकि वो सेंट्रल फोर्स है, वहां पर वो एक रिस्ट्रेंट है, एक जगह पर वो बन जाते हैं। जबकि जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जीआरपी वाला कर्नाटक में नहीं जाएगा, महाराष्ट्र का जीआरपी वाला एमपी में नहीं जाएगा, एमपी वाला यूपी में नहीं जा सकता है, वो उसका जुरिडिक्शन वहां खत्म हो जाता है। पर आरपीएफ पर कोई जुरिडिक्शन नहीं है, ये पूरी सेंट्रल की फोर्स है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की है। इसके पास अगर ये पावर मिल गया तो पावर मिलने के बाद एक अच्छे तरीके से रेल की यात्रियों की सुचारू रूप से सुरक्षा हो सकेगी। आज रेल का यात्री परेशान क्यों है?
क्योंकि वो तो देखता है, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, आपको क्या मालूम है, एक कॉमन आदमी को क्या मालूम है, एक लेमैन को क्या मालूम है कि आरपीएफ क्या ड्यूटी करता है, जीआरपी क्या ड्यूटी करता है। मेरे परिवार के लोग अगर जाते हैं तो मुझे दिखाओ कोई भी ड्रेस वाला, मैंने कहा भाई मेरा तो सामान चोरी हो गया, या मेरे को आज किसी ने चाकू से मार दिया मेरे हाथ में, ये मुझे केस रजिस्टर करना है। आरपीएफ वाला कहता है जाओ जाओ, वो देखो वहां जीआरपी है, वही रजिस्टर करती है, वहां जाता है, जीआरपी कहती है जाओ जाओ, तो वो सेंट्रल की फोर्स है वहां पर आरपीएफ, उसके पास जाओ। अब वो बेचारा यात्री यहाँ से वहां हिलते जुलते रहता है, उसको यहाँ से वहां भगाते रहता है। हर जो एजेंसी है, चाहे वो आरपीएफ हो चाहे जीआरपी हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्व करती रहती है, अपनी दायित्व को वो इस पर डालती रहती है, वो उस पर डालती रहती है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है यात्रियों। जब यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो यात्री जो पैसे देकर ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि आपके लिए मेहमान नहीं, आपके लिए भगवान समान है। भाई यात्री हम रेल कर्मचारियों के लिए भगवान समान है, तो वो उनकी हम समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो आज अगर एक फोर्स है, एक यूनिफाइड फोर्स है, चाहे वो कोई भी हो, उसका नाम आप कोई भी कर दे, एक यूनिफाइड। बहुत सारे लोग पूछते हैं हाँ तो आप ये चाहते हैं कि जीआरपी बंद हो जाए, ये नहीं है साथियों। हम कहते हैं एक यूनिफाइड फोर्स हो, कोई भी हो, एक यूनिफाइड फोर्स हो, उसके ऊपर पूरा दायित्व दे दिया जाए, उसको पूरी तरह से अपराध को रोकने का, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने का और उसको सजा दिलाने का अपराधियों को, ये उसके ऊपर दायित्व हो। ये बात बहुत जरूरी है। अगर ये जरूर ये रहेगा बहुत। अभी आप देखते हैं बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, हर समय पिक्चरों में भी आता है, डायलॉग भी आता है, अरे कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कानून के हाथ लंबे कैसे हो गए भाई? हमारा आरपीएफ को सिर्फ ट्रेन एस्कॉर्टिंग के लिए दे दिया गया है। अब ट्रेन में कोई आदमी मिल गया, कोई गलत काम करते हुए मिल गया, हमारे स्टाफ ने उठाकर जीआरपी को दे दिया। जीआरपी को मालूम है ये तो मैंने नहीं पकड़ा हूं, ये तो आरपीएफ वाले ने पकड़ा है। इन्वेस्टिगेशन किया नहीं किया, उसके ऊपर फाइनल रिपोर्ट लगा दी और बोल दिया वो केस डिटेक्ट नहीं हो पाया। पर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक यूनिफाइड फोर्स पर होगी तो मैं बोलना चाहता हूं, इस पूरे रेल से ये जो अपराध है, ये मुझे लगता है 75% कम हो जाएंगे। वो क्यों मैं बताना चाहता हूं, तो इसलिए जब आपके पास बेसिक प्रोटेक्शन का पावर है और अगर आपको इन्वेस्टिगेशन का भी पावर दे दिया जाए तो आप उसकी तह तक जाएंगे कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी गैंग है जो इस तरह का कार्य कर रही है, इस तरह से पैसेंजरों को लूट रही है। क्योंकि कोई भी आदमी एक दिन आकर इस तरह से कार्य नहीं करेगा, वो एक ऑर्गेनाइज गैंग रहेगी, वो ऑर्गेनाइज होकर काम करती रहेगी। तो आप उस ऑर्गेनाइज गैंग तक पहुंच जाएंगे, उसको स्मैश करेंगे, उस गैंग को आप बर्बाद कर देंगे। जब आप उस गैंग को बर्बाद कर देंगे तो उस तरह की चीजें जो है, जो ऑर्गेनाइज तरीके से रेल में यात्रियों की चोरियां होती है, वो होना बंद हो जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये पावर इसलिए नहीं मांग रहे, लोग कहते हैं अरे आरपीएफ एसोसिएशन तो अरे हम इसलिए नहीं मांग रहे कि पावर मिल जाएगा तो कोई हमको खजाना मिल जाएगा। भाई हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक होने के नाते जब हम ये प्रण करते हैं, हम आरपीएफ में जब आए तब हमने प्रण किया था कि हम रेल की यात्रियों की सुरक्षा सुचारू रूप से करेंगे। तो उसके लिए हमको सुचारू रूप से पावर भी तो दीजिए। पावर तो दिया नहीं आपने और कहते हैं सुचारू रूप से आप रेल की सुरक्षा करिए। कैसा हो सकता है? जब तक पावर नहीं मिलेगा साथियों, तब तक कोई भी पैसेंजर है वो इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि जीआरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दायित्व है पर जवाबदेही नहीं है। आप देख लीजिए, जहां पर अगर आज शोलापुर में इस स्टेशन पर अगर आग लग गई, कुछ तोड़ फोड़ हो गया, तो इसकी आवाज ये विधानसभा में नहीं गूंजेगी, इसकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी, क्योंकि वो सेंट्रल का वहां गूंजेगी। लोग रेलवे मिनिस्टर से पूछेंगे, लोग यहाँ के गृह मंत्री से नहीं पूछेंगे। जबकि जीआरपी किसके अंडर में है? गृह मंत्री, स्टेट के गृह मंत्री के अंडर में है, वो रेलवे मिनिस्टर के अंडर में नहीं है। आरपीएफ है, आरपीएफ को वहां जवाब देना पड़ेगा। तो ये समस्या है, इसके लिए कानूनी बदलाव करना जरूरी है। कानूनी बदलाव करने के लिए हमको संगठित होकर जो इस देश के रिप्रेजेंटेटिव है, एमपी है, एमएलए है और यहाँ के जो पब्लिक की को डीलिंग करते हैं, इस तरह के जो नेता है, उनको मिलकर उनको बताना पड़ेगा कि आरपीएफ और जीआरपी में क्या डिफरेंस है और क्यों ये दोहरी जो सुरक्षा व्यवस्था है ये
इस देश के लिए खतरनाक है, इस रेल के यात्रियों के लिए गलत है, रेल के यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करता है और एक जो है सुरक्षा व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। बार बार इस चीज के बारे में हम लोग कह रहे हैं और हमें लगता है कि अभी जो हमारे रेल मंत्री है श्री सुरेश प्रभु जी, ये इसके बारे में बड़े पॉजिटिव है। इसके लिए उन्होंने 15 जनवरी को सभी डीजी जो स्टेट के हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी। वहां पर कोई चीज तय हो नहीं पाई है क्योंकि स्टेट में शायद उनको इस तरह से बरगलाया जा रहा है कुछ चीफ मिनिस्टर को या कुछ नेताओं को कि आपके पास से पावर चला जाएगा, पावर उनके पास हो जाएगा, सेंट्रल के पास। ये कोई बात नहीं है। पावर लेकर करेंगे क्या साथियों, जब आप अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। और मैं तो कहना चाहता हूं जो लोग ट्रैवल करते हैं क्या वो स्टेट के नहीं है, क्या वो पूरे इंडिया के है? अरे महाराष्ट्र का आदमी है तो वो महाराष्ट्र का नहीं है क्या? महाराष्ट्र स्टेट का नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट का है। तो जो महाराष्ट्र स्टेट का है तो उसकी जवाबदारी उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस चीफ मिनिस्टर की भी है। तो ये भी तो समझना चाहिए उनको। ये तो समझते नहीं है। बोले मेरे तो आदमी ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हीं का तो नुकसान हो रहा है। अगर एक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी तो हम इसको अच्छे से बड़े सुचारू रूप से हम इसको चला सकते हैं। तो जहां तक पावर की बात है साथियों, आज नहीं तो कल आपकी आरपीएफ एसोसिएशन ये काफी सालों से प्रयत्न कर रही है और इसके ऊपर विचार गोष्ठी भी शुरू है। इसके ऊपर लोगों के बीच में जाकर हम लोग जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं और आज नहीं तो कल ये आपको पावर मिलेगा, मिलकर रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। साथियों, आप लोगों की समस्याएं बहुत है, पर उसके साथ में मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल मैटर पर भी बोलना चाहूंगा। आप लोगों के जब डीआर की बात उठी, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे भी साथी सोते हैं, जागे हुए नहीं हमारे ऑफिस बेरर। उनको चाहिए कि स्टाफ को वो जागरूक करें, उनको बताएं कि आपकी एक एसोसिएशन है। अगर आपको इस तरह की कोई गलत आपको चार्जशीट मिली है तो आप उनके पास आइए। आपके ऑफिस हर रोज खुलते नहीं खुलते हैं, जिसके लिए भी ध्यान रखिए। चाहे वो छोटी से छोटी यूनिट क्यों ना हो, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर की यूनिट क्यों ना हो, 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आप अपना ऑफिस खोल कर रखिए, जिससे लोगों को पता चले कि वहां पर आपके पदाधिकारी बैठते हैं। वहां जाकर वो अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और समस्याओं के बारे में बताकर अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पर अपने अधिकारियों से बात करके उस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो आप उसको कर दीजिए। नहीं हो सकता है तो आप जोन में बताइए। जोन में हम GIT से या यहाँ नहीं होगा तो ऑल इंडिया में बताइए। ऑल इंडिया में हम इस तरह इन बातों को रखेंगे और वहां पर जाकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे बड़ी दूसरी बात है कि जहां तक मुझे लगता है कि आपकी मेंबरशिप पता नहीं कितने डिवीजन की, बॉम्बे डिवीजन की तो अभी तक पूरी हो नहीं पाई है। मुझे लगता है बॉम्बे डिवीजन को बहुत कमर कसने की जरूरत है। साथियों, इसका हम बहाना नहीं ले सकते। एक अगर अधिकारी आपका गलत आ गया है और वो अधिकारी गलत है तो आपकी जो संगठन है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। ये बात नहीं है। ऐसे समय में तो आपको और भी अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर अधिकारी गलत है, अधिकारी आपके ऊपर दमन की नीति कर रहा है, उस समय आपको और संगठन मजबूत करने की जरूरत है, जो कि बॉम्बे डिवीजन में नहीं हो पा रहा है। मैं बॉम्बे डिवीजन के जितने यहाँ साथी आए हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, उनसे बोलना चाहता हूँ कि वो अपने डिवीजन को पूरी तरह से मजबूत बनाइए। आप देखिए सोलापुर डिवीजन में किस तरह से अच्छा कार्य चल रहा है। जेडीसी मीटिंग या कोई मीटिंग लेने के लिए जब दूसरे डिवीजन को बोला जाता है तो दूसरा डिवीजन कहता है कि साहब हम अब पूछ लेते हैं, बात करते हैं, उसके बाद हम रखेंगे। बट सोलापुर डिवीजन पहले तैयार रहता है, सर हमारे यहाँ कर दीजिए मीटिंग, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए इस तरह का आप अगर जागरूक रहेंगे तो आपका स्टाफ आपके साथ मजबूती से आपके साथ रहेगा। अगर आप खुद जागरूक नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। समस्याएं और भी है, जैसा रिस्ट्रक्चरिंग की समस्या है। काफी साथी हमसे पूछते रहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग बाकी सेफ्टी को मिल चुका है रेलवे में और भी दूसरे डिपार्टमेंट को मिल चुका है। हमारा भी जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो रेलवे बोर्ड में है, विचाराधीन है। हम तो ये सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी आ जाए, जनवरी तक आ जाना चाहिए था, जनवरी लास्ट तक, पर ये तो मार्च आ गया है, अभी तक आया नहीं है। पर हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो वहां से रिस्ट्रक्चरिंग निकल कर आए और आप लोगों को उसका फायदा मिले। बाकी
और भी जो समस्या है उसके लिए ये 2 दिन की गोष्ठी यहाँ पर रखी गई है। हम लोग सब मिल बैठकर इस गोष्ठी में इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, चर्चा करके कोई नतीजे पर निकलेंगे और उसको हम पूरी तरह से अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग, और एक मेरा निवेदन है, यहाँ ना जाकर अपना समय बर्बाद न करके यहाँ वहाँ किसी अपने दोस्त मिल गया, बैचमेट मिल गया, उससे बातचीत कर रहा है और कुछ काम नहीं है, तो यहाँ पर ये अपना समय जो है बड़ा महत्वपूर्ण है आपका समय। इसमें पूरी तरह से आप इसमें इस 2 दिन की गोष्ठी में इन्वॉल्व रहकर एक कोई नतीजा निकालिए, कुछ विषयों पर चर्चा हो और उन चर्चाओं को लेकर हम लोग आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।